रामनगर गांव में गोपी नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी माँ और बेटे भोला के साथ रहता था। गोपी रोज जंगल से लकड़ियाँ काटता और उन्हें सेठ धनी चंद के यहाँ अच्छे दाम पर बेच देता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुनो बेटा गोपी, सुबह हो गई, जंगल भी जाना है लकड़ियाँ काटने। हाँ माँ, उठ गया। भोला कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। बेटा, एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, तेरी पत्नी को मरे 3 साल हो गए। तू दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेता? कम से कम भोला के लिए एक माँ का प्यार तो मिल जाएगा। माँ, आप तो जानती हो, सौतेली माँ सौतेली होती है। मैं नहीं चाहता कि भोला के साथ किसी तरह की नाइंसाफी हो। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मेरी तो आखिरी इच्छा यही है कि तू एक विवाह कर ले। तेरे और भोला के लिए खाना बनाने और देखभाल करने के लिए कोई तो होगा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों को कौन देखेगा? ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगा। तभी भोला दौड़ता हुआ अंदर आता है। अरे ओ बेटा, आओ, खेलने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बहुत अच्छा था दादी। अच्छा चलो ठीक है। अब दोनों बाप बेटा बस बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? अच्छा माँ, आप खाना बना दो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। ठीक है बेटा। खाना खाकर गोपी अपने औजार उठाता है और जंगल में लकड़ियाँ काटने निकल जाता है। बाप रे, आज कितनी धूप है। इतनी कड़ाके की धूप में तो लकड़ी काटना बहुत मुश्किल है। गोपी थोड़ा आराम करता है, फिर हिम्मत जुटाकर कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ों की सूखी टहनियाँ काटने लगता है। हाँ, अब ठीक है, इतनी लकड़ियाँ काफी होंगी। चलो अब सेठ धनी चंद के यहाँ चलते हैं। गोपी लकड़ियाँ बांधकर शहर की ओर निकल पड़ता है। धनी चंद से लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे लेता है और थका हारा घर लौट आता है। घर पहुँचने पर माँ, ओ माँ, कहाँ हो? अंदर से धीमी आवाज आती है। गोपी कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ रामू काका के साथ बैठी है। आओ बेटा, देखो, ये रामू काका हैं। प्रणाम काका। मैं इनकी बेटी सरला का विवाह तुमसे कराने की बात कर रही थी। माँ, जैसा आप कहें। अरे भाई, मुझे लड़का बहुत पसंद आ गया, क्यों ना कल ही शादी कर दें। 2 बेटियों का विवाह कर चुका हूँ, बस सरला बची थी। सोचा लगे हाथ ये भी हो जाए, फिर मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ, शाम तक खबर भिजवा दूंगा। रामू काका गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। गोपी और माँ दोनों दरवाजे तक उन्हें जाते हुए देखते हैं। रामू काका के जाने के बाद माँ, तुम तो बड़ी तेज निकली। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था और तुमने उसे सच मान लिया। बेटा, तू जानता है मेरी आखिरी इच्छा क्या है? बस तेरा घर बसता हुआ देख लूं। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। कुछ ही दिनों में गोपी और सरला का विवाह हो जाता है। सरला शांत स्वभाव की, सरल मन की लड़की थी। एक दिन अचानक गोपी की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। सांसें भारी, आवाज धीमी, आंखों में अजीब सी थकान। सरला, गोपी और भोला घबराकर उनके पास आ जाते हैं। गोपी, सरला, आओ, मेरे पास आओ बेटा। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? रुको, मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। नहीं बेटे, अब वैद्य जी से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। माँ, ऐसी बात मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गोपी, एक ही चिंता लगी रहती है, इस भोला का, इसका क्या होगा? माँ, मैं हूँ ना, आखिर वो मेरा ही बेटा है। सरला, तू माँ बनने वाली है। जब अपनी संतान होती है तो सौतेला बेटा सौतेला ही हो जाता है। मैं दादी हूँ, मुझे डर लगता है। नहीं माँ, ऐसी बात मत कहिए।
भोला मेरा पहला बेटा ही रहेगा। मैं कभी उसके साथ भेदभाव नहीं करूंगी, कभी नहीं। तब तो मैं आराम से जा सकती हूँ। इतना कहते ही माँ की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। गोपी का दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है। वो माँ का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ता है। माँ, आंखें खोलो माँ, देखो मैं यही हूँ, तुम्हारा गोपी। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ, एक बार बोल दो कि तुम मुझसे, एक बार सिर पर हाथ रख दो माँ। मैं कैसे जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। गोपी का रोना दीवारों से टकराकर पूरे घर को दुख से भर देता है। सरला और भोला आंसुओं के साथ उसके पास बैठ जाते हैं। कुछ दिन बाद सरला ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों की जैसे बरसात हो गई। गोपी खुशी में बाजार गया और अपने नन्हे बेटे रतन के लिए नए नए कपड़े लेकर आया। बाजार से कपड़े खरीदकर गोपी बड़े खुश मन से घर की ओर लौट रहा था। चेहरे पर चमक, कदमों में फुर्ती, जैसे खुशी उसके भीतर से फूट रही हो। तभी रास्ते में गंगा ताई मिली, गांव भर की समझदार पर साफ साफ बोलने वाली औरत। अरे गंगा ताई, प्रणाम, कैसी है आप? अरे गोपी बेटा, किधर इतनी खुशी खुशी जा रहा है? ताई, भगवान की कृपा से बेटा हुआ है, उसके लिए नए कपड़े लेकर जा रहा हूँ। गोपी अपनी सारी खुशी ताई को बताई जा रहा था। तभी गंगा ताई बोली, गोपी बेटा, खुश रहो, बस एक बात का ध्यान रखना। क्या हुआ ताई? देख बेटा, आजकल का जमाना पहले जैसा नहीं रहा। किसके मन में क्या है कोई नहीं जानता। तू दिन भर काम के लिए बाहर रहता है और घर में नई बहू है। अपनी आंखें खोल कर रखना। ध्यान रखना कि तेरा बेटा भोला कभी दुख न पाए। बच्चा जब अपना हो जाता है तो अक्सर सौतेला बच्चा पीछे रह जाता है। बस यही बात कहने आई हूँ। गोपी एक पल के लिए रुक गया। ताई की बात ने उसके मन में हल्की सी चिंता जगा दी। फिर धीरे से सर हिलाकर बोला, ठीक है ताई, मैं ध्यान रखूंगा। गंगा ताई अपने रास्ते चली गईं। गोपी फिर घर की ओर बढ़ा। चेहरे पर मुस्कान थी, पर ताई के शब्द मन में कहीं गूंज रहे थे। घर में घुसा, हाथ में कपड़े झुलाते हुए, देखो सरला, रतन के लिए कितना सुंदर कपड़ा लाया हूँ। हमारा लाल इसको पहनकर कितना प्यारा लगेगा। सरला कपड़े देखती है, फिर एकदम गंभीर होकर बोल उठती है, अरे सुनिए, रतन के लिए ले आए पर भोला के लिए कुछ न लाए। वो सरला, मैं तो ऐसे ही बस जल्दी में आया था। देखिए जी, रतन हमारा बेटा है पर भोला भी तो हमारा बड़ा बेटा है। अगर रतन के लिए वस्त्र लाना है तो भोला के लिए भी जरूर लाना पड़ेगा। मेरे घर में दोनों बेटे बराबर हैं। इतना सुनते ही गोपी का दिल जैसे पिघल गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसे माँ की कही हर बात याद आ गई और सरला के शब्द उसे भीतर तक छू गए। सरला, तूने आज मेरा दिल जीत लिया। सच कहता हूँ, मैं तेरा जितना धन्यवाद करूँ कम है। भोला को तूने अपनाया नहीं, उस पर हक जताया है। भगवान करे हर घर में तेरे जैसी बहू आए। गोपी की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। वो उसी समय बाहर निकल पड़ा। भोला कई दिनों से जिद कर रहा था कि वो पिता के साथ जंगल जाएगा, पर गोपी हर बार साफ मना कर देता था। बाबा, आज मुझे भी अपने साथ जंगल में लेकर चलो ना। मैं भी देखना चाहता हूँ जंगल कैसा होता है। नहीं भोला, जंगल कोई खेलने की जगह नहीं है। वहाँ खतरों की कमी नहीं। तू छोटा है, अभी नहीं जाएगा, समझा? भोला उदास होकर सरला के पास जा बैठा। सरला ने बच्चे का मुंह देखा तो उसे दया आ गई। सुनिए, जब इतना मन कर रहा है तो एक दिन लेकर जाइए। थोड़ा घूमने फिरने की उसकी भी इच्छा होती है। सरला, अगर तुम ऐसे ही इसकी जिद पूरी करती रहोगी तो भोला बिगड़ जाएगा।
बच्चों को हर बात पर हाँ नहीं बोलते। ऐसा कुछ नहीं है, आप ही ज्यादा सोच रहे हैं। बस घूमने की इच्छा है उसकी, जंगल जाकर घूम ही लेगा, इसमें क्या परेशानी है। सरला की बात सुनकर गोपी एक पल को चुप हो गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा अच्छा समझ गया, नहीं लेकर गया तो मेरी खैर नहीं, है ना? हाँ, इस बार तो बिल्कुल नहीं बख्शूंगी, आज इसे जरूर ले जाइए। चल बेटा, आज मैं तुझे जंगल दिखाऊंगा। अरे आखिर तू लकड़हारे का बेटा है, जंगल के बारे में तू नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। भोला खुशी से उछल पड़ा। गोपी ने कुल्हाड़ी उठाई और बेटे को अपने साथ लेकर घर से निकल पड़ा। गोपी आज पहली बार भोला को अपने साथ जंगल ले आया था। पेड़ों के बीच ठंडी हवा बह रही थी। देख बेटा, ये पेड़ दिख रहे हैं, इन्हीं को काटकर मैं सेठ जी के यहाँ बेच देता हूँ, और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से हमारा घर चलता है। अच्छा बाबा, आप अकेले ही इतना काम कर लेते हो? हाँ बेटा, तू बड़ा हो जाएगा ना तो ये काम आसान लगेगा। गोपी पास ही पेड़ काटने लगा। उधर भोला चारों ओर घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर कुछ वृक्ष पर पड़ी। बाबा देखिए ना, ये क्या है? झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा हिरण का बच्चा पड़ा था, थर थर कांपता हुआ, घायल, बिल्कुल अकेला। अरे ये तो हिरन का बच्चा है, किस निर्दयी ने इसे घायल किया? बाबा, इसकी माँ कहाँ है? गोपी ने हिरन के बच्चे के शरीर पर पड़े निशान देखे और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। बेटा, सुबह सुबह इसे किसी ने घायल कर दिया लगता है, और इसकी माँ को शायद किसी शेर ने मार दिया होगा, किसी शेर ने मार दिया होगा। कुछ पल के लिए दोनों बाप बेटा चुप हो गए। जंगल की हवा तक रुक सी गई, मानो उस छोटे से प्राणी का दुख हवा में घुल गया हो। बाबा, इसकी माँ नहीं रही तो क्या ये भी अकेला रहेगा? भोला की आंखों में आंसू आ गए। गोपी बेटे की आंखों तक पहुंचा दुख महसूस कर रहा था। बाबा, इसे घर लेकर चलिए ना, हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। ये भी डरता होगा जैसे मैं डरता था जब आप घर नहीं होते थे। चल बेटा, अगर तेरे मन में इतनी दया है तो हम इसे घर लेकर चलेंगे। आज से इसका नाम मोती होगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर है और मासूम भी। गोपी ने पहली बार देखा भोला किसी के लिए इतना भावुक हुआ था। उसने बच्चे को धीरे से उठा लिया, जैसे कोई अपना बच्चा गोद में लेता है, और बाप बेटे दोनों उस नन्हे मोती को लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़े। जंगल जैसे उनके पीछे चुपचाप दुआ कर रहा हो। कुछ साल बीत गए। भोला, रतन और मोती तीनों साथ साथ बड़े हो गए। मोती अब मजबूत, तेज और बेहद सुंदर हिरन बन चुका था, और भोला रतन तो उसे अपने भाई जैसा मानते थे। हर रोज दोनों भाई मोती के साथ खेलते, दौड़ लगाते, जंगल के किनारे तक जाते। उनकी जिंदगी जैसे मोती के बिना अधूरी हो। एक दिन तीनों रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक सेठ धनीचंद का बेटा अर्जुन सामने आ गया। घमंड उसके चेहरे पर साफ टपक रहा था। अरे वाह, ये हिरन तो बड़ा सुंदर है, मुझे ये चाहिए। किसका है ये? कितना दाम लोगे इसके बदले? भोला को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट मार दी हो। मोती उसके लिए सिर्फ जानवर नहीं, परिवार था। रतन भी गुस्से में तन कर खड़ा हो गया। जरा ठीक से बोल अर्जुन, मोती कोई चीज नहीं जो बेच दी जाए। ये हमारा है, हमारा परिवार। तुम जैसे गरीबों के पास इतना खूबसूरत हिरन कैसे हो सकता है भला? चलो दे दो, मैं इसे रख लूंगा। मेरे घर में इसकी अच्छी देखभाल भी होगी। अब रतन का खून खौल कर बाहर आ चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं। अर्जुन, अगर तुझे भी मोती जैसा हिरन चाहिए तो जा जंगल। और रही बात मोती की, तो हमने इसे बचपन से पाला है। ये हमारी सांस है, समझ आया? अब निकल जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा।
अर्जुन ने दोनों भाइयों की आंखों में वो आग देखी जिसने उसे पहली बार डराया। एक पल में उसका घमंड ढह गया। वो बड़बड़ाता हुआ पीछे हटा और गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। मोती भी सिसकने जैसी आवाज निकाल रहा था, जैसे वो सब समझ रहा हो। भैया, मोती सिर्फ हमारा नहीं, हम भी उसकी दुनिया हैं। अर्जुन जैसे ही पीछे मुड़ा, पीछे से भोला का भाई रतन और उसका दोस्त मोहन दबी हंसी नहीं रोक पाई। उन्हें उसकी घमंडी शक्ल देखकर हंसी आ गई, लेकिन इसी हंसी ने अर्जुन के अंदर जलती लकड़ी में घी डाल दिया। अरे अर्जुन, पहले अपनी औकात देख, फिर मोती जैसे हिरन की चाह रखना। अरे भैया, इसके बस का है क्या? ये मोती को क्या पालेगा? ये तो खुद दूसरों के टुकड़े पे पल रहा है। तुम सब हंस लो, लेकिन सुन ले भोला, मैं तुझे और तेरे इस मोती को देख लूंगा, समझा? अरे चल भाग यहाँ से, ज्यादा हीरो मत बन, हाँ नहीं तो। अर्जुन अपमान से कांप रहा था। उसके घमंड को सबसे बड़ा झटका लगा था। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया, बस गुस्से में पैर पटकता हुआ तेज कदमों से घर की ओर चला गया। साफ लग रहा था बदले की आग अब बुझने वाली नहीं। गोपी रोज की तरह अपनी लकड़ियां सेठ धनीचंद के आंगन में रख रहा था। सेठ जी, ये आज की लकड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो मेरा गुजारा मुश्किल होता। अरे कैसी बात करता है बेटा, मैं कोई और सेठ थोड़ी हूँ। तू मेरा पुराना आदमी है, मेहनत भी करता है। इतनी ही बात हुई थी कि अचानक हवाओं जैसा तेज कदमों से अर्जुन गुस्से में तमतमाता हुआ आ गया। लो, आ गए लकड़हारे गोपी। सुन लो, आज के बाद ये लकड़ियां मेरे पिताजी के यहाँ मत बेचने आना। गोपी चौंक गया। उसने अर्जुन के चेहरे पर आग की तरह जलता अपमान देखा। क्या हुआ छोटे सेठ, अचानक ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्यों? ये तुम अपने बेटे से जाकर पूछो। उसने मेरा अपमान किया है, सबके सामने मजाक बनाया है। धनीचंद एक पल के लिए शांत हो गए। उन्होंने बेटे की आंखों में झांक कर देखा, परंतु उनका स्वर हमेशा की तरह नरम था। अरे अर्जुन बेटा, तुम्हें इतनी सी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। बच्चे हो तुम दोनों, आपस में दोस्त भी हो, लड़ झगड़ कर फिर भी मान जाते हो। और गोपी, तू इसकी बात का बुरा मत मानना, बच्चा है, गुस्से में कुछ भी बोल देता है। गोपी के दिल में एक पल को चोट सी लगी। कोई और होता तो पलटकर बोल देता, पर गोपी की आंखों में सिर्फ सम्मान और गरीबी की मजबूरी तैर रही थी। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें, अब मैं चलता हूँ। गोपी मुड़कर चला गया, लेकिन उसके कदम आज पहले जैसे हल्के न थे। पीछे सेठ धनीचंद अपने बेटे को देख रहे थे। अर्जुन की आंखों में जलती आग साफ बता रही थी कि ये बात यहाँ खत्म नहीं होने वाली। सरला घर के आंगन में काम कर रही थी कि अचानक सुनीता दीदी गुस्से में मटकी का टूटा हुआ टुकड़ा हाथ में लेकर अंदर आई। ओ सरला, कहाँ हो? देखो तो, क्या कर दिया तुम्हारे उस सौतेले बेटे ने? मेरी पानी की मटकी गिरा दी। सरला एक पल के लिए सकपका गई। भोला का नाम आते ही उसका दिल कस गया। अरे दीदी, जाने दीजिए ना, बच्चे हैं, खेल खेल में हाथ लग गया होगा। नहीं, इसका ध्यान कौन रखेगा? सौतेला है, तभी तो मनमानी करता है। ये शब्द सरला को बाण की तरह चुभ गए। उसने तुरंत अपनी पोटली से कुछ मुद्राएं निकाली और सुनीता की तरफ बढ़ाईं। लीजिए दीदी, इस मटकी की भरपाई मैं कर देती हूँ, लेकिन गोपी जी से मत कहिएगा। सुनीता पैसे लेकर चली गई। सरला की आंखें भर आईं, मगर तभी गोपी बाहर से आते हुए बोला, अरे सरला, कहाँ गई? क्या हो गया जी? कुछ पता है? उसने सेठ धनीचंद के बेटे अर्जुन का उपहास किया है। कुछ नहीं हुआ, बच्चे हैं, खेल खेल में बोल दिया होगा। आप इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हैं? गोपी का गुस्सा अब थोड़ा तेज हो गया।
और किस वजह से हो रहा है ये सब? तुम्हारी वजह से। तुमने ही भोला को सिर पर बैठा रखा है। हर गलती पर ढाल बनकर खड़ी हो जाती हो उसके लिए। सरला के आंसू वहीं छलक पड़े। दर्द सिर्फ शब्दों का नहीं था, दर्द इस बात का था कि जिस बच्चे को उसने अपने बेटे से बढ़कर अपनाया, उसी पर सौतेलेपन का इल्जाम उभर रहा है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। फिर एक दिन सरला की माँ अचानक उसके घर आ पहुंची। ओ बेटी सरला, मैं 10 दिनों के लिए तेरे पास आई हूँ। सोचा अपनी बच्ची का घर भी देख लूं। अरे कैसी बात करती हो माँ, आप जितने दिन रहना चाहे रह सकती हैं। बेटी एक बात कहूँ, तू इस भोला से ज्यादा लगाव मत रख, आखिर सौतेला है। ये सुनते ही सरला के दिल में जैसे किसी ने जोर से चोट मार दी। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? क्यों ना रखूं लगाव? आखिर वो इस घर का बड़ा बेटा है। मैं तेरे और तेरे बेटे रतन के लिए कह रही थी बेटी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, आप बस ये बातें छोड़ दो। हमारे घर में कोई फर्क नहीं होता। शाम हो गई। सरला दोनों बच्चों रतन और भोला के लिए खाना परोस रही थी, पर उसकी माँ हर बात पर निगाह रख रही थी। अरे बेटी, तू तो बस इस भोला को ही सारा खाना दे रही है। देख तो, बैल जैसा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। ये शब्द हवा में तीर की तरह तैरे। सरला का चेहरा झंझना उठा। माँ, क्या बोल रही हो आप? दोनों बच्चों को बराबर दे रही हूँ। भोला सब सुन रहा था, बोल कुछ नहीं रहा था। कोई बात नहीं माँ, मेरा पेट भर गया है। मैं मोती को खिलाने जा रहा हूँ। वो रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाता है, फिर धीरे धीरे बाहर जाता है और मोती के सिर पर हाथ फेरकर उसे वो रोटी खिला देता है। सुबह का समय था। गोपी काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। सरला, मैं जंगल लकड़ी काटने जा रहा हूँ। दोपहर तक आऊंगा। माँ, मोती के लिए भी खाना दे दो, वो भी भूखा है। सरला की माँ तिरछी नजर से उसे देख रही थी। अरे बस कर, तेरा मोती तो घर का सारा खाना निकल जाएगा। कब तक खिलाती रहोगी इसे? नानी, आपका तो नहीं खा रहा ना, फिर आपको क्यों दुख हो रहा है? अब तो इस मोती का कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत सर पर चढ़ गया है। दोपहर में जब घर सुनसान था, सरला काम में लगी थी, गोपी जंगल में था और भोला मोहन के साथ खेलने गया था। तभी नानी ने मौका पा लिया। वो मोती को घर से दूर जंगल के डरावने हिस्से में ले गई। चल, बहुत हो गया तेरा सेवा सत्कार, अब जंगल में ही रहेगा तू, यही तेरी असली जगह है। फिर नानी ने उसे जंगल में छोड़ दिया। जब भोला घर लौटा और मोती कहीं नहीं मिला, तो उसकी सांसें तेज हो गईं। वो टूटते हुए स्वर में पूछता रहा, माँ, माँ, मेरा मोती कहाँ गया माँ? मेरा मोती। सरला के गले से आवाज नहीं निकली। नानी एक कोने में खड़ी थी, चेहरा सख्त पर आंखें झुकी हुई। अब भोला को पता चल गया कि नानी ने मोती को जंगल में छोड़ दिया और उसे जंगली जानवर खा गए। नानी, आपने मेरे मोती को क्यों मार दिया? क्यों? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? मोहन और भोला वृक्ष के नीचे खड़े थे, पर भोला की रुलाई किसी तूफान जैसी थी। तभी अर्जुन हंसता हुआ आया। अरे मोहन, तुम्हें पता है आज कितना बड़ा मंगल दिन है? कौन सा मंगल दिन? आज भोला का मोती चूर हो गया, इसलिए आज मैं लड्डू बांटूंगा मोती चूर का। अर्जुन, तूने हिम्मत कैसे करी मेरे मोती पर हंसने की? भोला उस पर टूट पड़ा। वो अर्जुन को मारता जा रहा था। अर्जुन कुछ ही पलों में जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अर्जुन को बेहोश देखकर वैद्य जी ने उसकी नब्ज टटोली।
चेहरे पर चिंता गहरी थी। सेठ जी, मैं जितना कर सकता था कर दिया हूँ। अब बस भगवान का भरोसा है। सेठ धनीचंद के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो हवेली के बाहर खड़ा था। तभी सामने से गोपी जंगल से लकड़ियां लेकर आता दिखाई दिया। गोपी, बहुत हो गया। तुम्हारे बेटे ने मेरे अर्जुन को इस हाल में पहुंचा दिया। वो इस समय बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। अब तो इसकी सजा तुम्हारे बेटे को मिलकर रहेगी। गोपी वही खड़ा रह गया। भारी कदमों से, टूटे मन से वो घर की तरफ चल पड़ा। गोपी जैसे ही दरवाजे से अंदर आया, उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे वो खुद जल रहा हो। सरला, मैंने तुझे पहले ही कहा था, इतना सिर पर मत चढ़ा। अब देख लिया ना नतीजा। तेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। सेठ का बेटा अर्जुन बेहोश पड़ा है। अब बता, इसमें किसकी गलती है? मैं भोला को बस थोड़ा प्यार नहीं बिगाड़ा है, तूने बिगाड़ा है, तूने। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। या तो इस घर में वो रहेगा या मैं। सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखा बेटी, मैं पहले से ही कहती थी, सौतेला बेटा कभी अपना नहीं होता। अलग कर दो इसे। 1-2 दिन भूखा रहेगा, तब समझ आएगा कि घर में उसकी औकात क्या है।